अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुशामदीद। मरीम की छतरी और इमरान खान की एक और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अत मचाई पड़ी है इन दोनों वीडियोज़ ने। लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं जो जिनका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हैं, ये यकीनी तौर पर एक सवाल है जो आपके जहन में पैदा होता होगा। और ये जहन में भी पैदा हो रहा है कि यार इस वक्त PDM का इजलास हो रहा है, जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को मुँह की खानी पड़ी। उनकी तरफ से जो जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का मंसूबा था वो मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल में ये छतरी की वीडियो की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैं अभी आपके साथ तफसील के साथ आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये दोनों वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हैं। लेकिन उससे पहले इन दो खबरों यानी PDM का सरबराह इजलास और जुडिशल कमीशन का इजलास, इन दोनों खबरों का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं PDM के सरबराह इजलास की, क्योंकि ये इजलास मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और इस इजलास के अंदर इस बात का फ़ैसला किया जाना था कि जनाब हूँ असी जाना केड़े पासे, हुकूमत में रहना है तो क्यों रहना है, और अगर हुकूमत से बाहर निकलना है तो उसके लिए कौन से जवाज़ तलाशे जाएंगे और उसके लिए जो नई हिकमत अमली है वो क्या होगी। अलबत्ता इस इजलास में इस बात का तो फ़ैसला अभी तक नहीं सामने आ सका कि जनाब इक़्तिदार में रहना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशन में रहना है। अलबत्ता ये बात ज़रूर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने आने के बाद और पंजाब हाथ से निकलने के बाद अब मरकज़ में इक़्तिदार के में रहने के जवाज़ के ऊपर उनसे बात करनी है कि भाई आप ये बताएं अब हम मरकज़ में इक़्तिदार में क्यों रहें। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब ये दो शख्सियात ही थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को कायल किया था कि नहीं हमें इक़्तिदार में रहना चाहिए। और अब मौलाना फजलुर रहमान भी इस बात की अहमियत को महसूस कर रहे हैं कि इक़्तिदार में ज़्यादा देर रहना PDM और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब सब के लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा इस इजलास में फ़ैसला किया गया। इसके साथ साथ इस इजलास में इलेक्शंस के हवाले से एक नया ऑप्शन भी सामने आया है और ये ऑप्शन पेश किया गया था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो इस वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। और उनका ये कहना था कि भाई हम इलेक्शंस कराने का बोझ अपने सर पे क्यों लें, हम क्यों इस बात का इजहार करें कि जनाब हम कमज़ोर हो गए हैं और हम इमरान खान के दबाव के आगे झुक गए हैं और हम इलेक्शंस करा रहे हैं। सीधी सी बात है, इमरान खान साहब को ये पैगाम वाज़े और दो टोक अंदाज में जाना चाहिए कि भाई इस वक्त दो सूबों में आपकी हुकूमत है, 125 के करीब आपके इस्तीफ़े हैं जो इस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली के पास मौजूद हैं। तो जनाब इन दो सूबों की असम्बलियों को तहलील करें और स्पीकर साहब के सामने जाकर 125 अफराद ये कह दें कि जनाब ये इस्तीफ़े हमारे हैं, हमारे इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए, तो उसका मतलब ये है कि हम नए इलेक्शंस करा देंगे। इस पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। जिस दिन ये दो सूबाई असम्बलियाँ टूटेंगी और जिस दिन ये नेशनल असम्बली के स्पीकर के सामने जाकर इस बात का इजहार कर देंगे कि जनाब हम नए इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट भी नए इंतखाबात का ऐलान करवा देगी और उसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत है और दीगर तमाम अमूर पर बातचीत करने के लिए आमादा हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने अगरचे ये तजवीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी थी, इस इजलास में भी दी और सेम यही तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी सामने आई और सरबराह इजलास में इस तजवीज़ पर खासा इस पर इजहार पसंदीदगी किया गया। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो तमाम लोग जो इस वक्त राब्ताकारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उन तक भी इस तजवीज़ को पहुँचाया जाए, उनसे कहा जाए कि जनाब इन ग्राउंड्स के ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ एक और तजवीज़ भी आई, वो तजवीज़ थी मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो इस इजलास में शरीक थी। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि PTI के अरकान असम्बली और ख़ास तौर पर वो अरकान असम्बली जिन्होंने पब्लिकली भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी इस बात का इजहार किया कि वो अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, स्पीकर साहब को चाहिए कि वो इन इस्तीफ़ों को फौरी तौर पर कबूल कर ले। और उनका ये मानना था कि अगर हम 30-35 जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े कबूल कर लें तो इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर मैदान में आना पड़ेगा और मैदान में आकर उनको मुकाबला करना पड़ेगा। और इसके नतीजे में PDM भी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आएगी, क्योंकि इस वक्त PDM के पास कोई हुकूमत नहीं है, ख़ास तौर पर पंजाब में
जिसको उनको डिफेंड करना पड़े, लिहाजा हम मिल के ये इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान साहब को हरा देंगे। अब ये वाली जो तजवीज़ है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी किस्म की तजवीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि जो मौजूदा इस वक्त लहर है इमरान खान साहब की और जिस तरीके से पंजाब और KP में उनकी हुकूमत है, अगर इस वक्त ये इस्तीफ़ों को मंजूर भी कराया जाता है, बेशक 30-35 इस्तीफ़े हों, तो इमरान खान साहब ये सीटें दोबारा जीत जाएंगे, बड़े आराम से जीत जाएंगे। और क्योंकि ये तमाम की तमाम सीटें पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, और यहाँ पर अगर दोबारा PDM हार जाती है, मुस्लिम लीग नून ये इंतखाबात हार जाती है, तो उनके जो वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनका तो मोराल एकदम बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर आपके पास इस वक्त ना बयानिया है, ना लड़ाई की किसी किस्म की कोई वजूहात हैं, और ना ही आप इस वक्त कोई बोल्ड जो है डिसीजन ले पा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में एक मरतबा फिर इंतखाबात में जाना, और अगर जाना है तो जाते हुए ये नारा लगाना कि जनाब हम सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं, तो इस वक्त ये एक घाटे का सौदा मेरी नज़र में हो सकता है। मरीम साहब ने यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ सोची होगी कि जनाब हमें अगर हम जाएंगे इलेक्शंस के अंदर तो हमें वहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात हासिल हो सकती हैं। मौजूदा हालात के अंदर किसी किस्म की कोई सहूलत सामने आती हुई या उस सहूलत से किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून, लिहाजा इस तजवीज़ पर बात हुई है और ये ज़रूर कहा गया है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से इस इशू पर भी बात की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि वो राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात करें, उनसे कहें कि जनाब ये इस्तीफ़े मंजूर करें और इनकी मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भिजवा दें। अलबत्ता जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया PDM के सरबराह इजलास में वो फॉरेन फंडिंग केस था, और शहबाज शरीफ साहब ने ये मामला उठाया PDM के सरबराह इजलास में, और उनका ये कहना था कि इस वक्त ये कुछ मिली भगत की सिचुएशन लग रही है इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के दरमियान। इमरान खान साहब बिल्कुल वैसे ही इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे हैं जैसे वो जलसों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को बुरा भला कहते थे, उनको दबाव में लाने की कोशिश करते थे, और इसके अंदर वो खासी हद तक कामयाब भी हो गए। अब जो 8.5 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए, 50 से ज़ायद मरतबा इसकी समाअत मुलतवी, 9 से ज़ायद मरतबा इस केस को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में अपीलें दायर की गई, लेकिन इसके बावजूद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस अहम केस की ना सिर्फ समाअत मुकम्मल कर ली है बल्कि इसका फ़ैसला भी महफूज कर लिया है, लेकिन वो फ़ैसला अभी तक जारी नहीं किया जा रहा, जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि लाडला अभी तक लाडला है। ये अल्फाज हैं शहबाज शरीफ साहब के, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि लाडला अभी तक लाडला है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि लाडला अगर अभी तक लाडला है, तो फिर सवाल यकीनी तौर पर ये उठता है कि अगर उनको पता है कि वो लाडला है तो फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि वो किसका लाडला है और क्यों लाडला है, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त आखिर किसके दबाव में है जो फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है वो जारी नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब को अगर आधी बात की बजाय यही फ़र्क है जो मुस्लिम लीग नून में, शहबाज शरीफ में और इमरान खान में। इमरान खान साहब अगर बयानियाँ बनाते हैं तो वो मुकम्मल ताकत के साथ बनाते हैं, मुकम्मल ताकत के साथ, उसके अंदर किसी किस्म की कोई लगी लपटी नहीं रखती, और फिर वो उस बयानियों को इतना तवत्तर के साथ दोहराते हैं कि वो लोगों के ज़हनों के अंदर बैठ जाता है। शहबाज शरीफ साहब या इस वक्त का जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो एक दिन एक बात करता है, उसके बाद सारे सो जाते हैं हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर दोबारा उनको नींद टूटती है, वो दोबारा आते हैं, फिर कोई नई बात करते हैं, पुरानी बात को वो फरामोश कर देते हैं। लिहाजा अगर उन्होंने बयानिया बनाना है तो फिर उनको भी एक ताकतवर बयानिया बनाना पड़ेगा और फिर उस ताकतवर बयानिए के साथ खड़ा होना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका फ़ैसला देना चाहिए, तो फिर उनको ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला है इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोई ना कोई हिकमत अमली भी बनानी चाहिए थी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जनाब ये जो केस है इसका फ़ैसला जल्द अज जल्द सादर फरमाएँ, लेकिन अभी तक इस तरफ कोई इशारा नहीं मिल रहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का कोई फ़ैसला आया। अलबत्ता अवैस नूरानी साहब जो JUP के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम से कम 7 दिन का, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर
یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ جاری کیا جائے۔ اگر وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 7 دن کے اندر جاری نہیں کرتے تو پھر الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر ڈیلی بیسس پر احتجاج کیا جائے، اور اس وقت تک احتجاج کیا جائے جب تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا۔ اب یہاں پر بھی ایک سچویشن ہے جو یقینی طور پر موجودہ حالات کے اندر، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کی اس وقت شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، حالات تو ذرا تھوڑے سے پیچیدہ ہی ہیں، کیونکہ اگر جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کل بھی لاڈلا تھا، آج بھی لاڈلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومتی دباؤ کے اوپر یا حکمران اتحاد کے دباؤ کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ جاری بھی کر دیتا ہے تو اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، حقائق کے منافی نہیں ہوگا، حقائق کے بالکل مطابق ہوگا، اور وہ سزا جو یہ سوچ رہے ہیں تمام کے تمام کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، تو اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ پھر تو عمران خان صاحب جو چھت کو جا کے ٹکرے ماریں گے، وہ کہیں گے جناب دیکھا یہ سارے کے سارے 8 سال جھوٹ بولتے رہے کہ جناب میں نے ممنوعہ فنڈنگ لیا، میں نے کسی قسم کی کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں لی۔ دیکھیں الیکشن کمیشن جو نون لیگ کا غلام ہے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور اس نے بھی مجھے کلین چٹ دے دی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس تو اخلاقی جواز اس وقت دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تو ان کے پاس جو جواز ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گا، لیکن ہوگا کیا کہ ایک مرتبہ پھر جس طرح عدالتوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید شروع ہو جائے گی، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جانب عمران خان صاحب کی تنقید کا بوجھ اٹھائے گا، دوسری جانب وہ موجودہ حکومت کی تنقید کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن اینڈ رزلٹ کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو عمران خان صاحب بینیفیشری ہوں گے اور جو پی ڈی ایم ہے جو حکمران اتحاد ہے وہ گھٹے میں رہے گا۔ میں یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان صاحب کو کلین چٹ دے دے گا، کیونکہ جس طرح کا ایویڈنسز سامنے آ چکے ہیں، جس طریقے سے جو فرنزک ہو چکا ہے، جس طریقے سے فائنینشیل ایکسپرٹس اپنی رپورٹس پیش کر چکے ہیں، ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کے لیے عمران خان صاحب کو ایک بلینکٹ ریلیف دینا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن چونکہ یہاں پر تو ہر ایک جگہ پہ یوں کر کے کم کیئر ڈل جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کم کیئر ڈل جائے اور عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے، لیکن یہ حکمران اتحاد کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب اس اجلاس میں اگرچہ کسی قسم کی کوئی واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی، اس بات کا بھی اظہار نہیں کیا گیا کہ جناب ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر ہم یہ ڈیولپمنٹس کریں گے، کوئی ٹائم لائنز اپنے فیصلوں کے حوالے سے نہیں دی گئی، لہٰذا جو مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو اپنا موقف یقینی طور پر سامنے رکھا، اور ابھی چونکہ تازہ بھی اجلاس ختم ہوا ہے تو جیسے کوئی اور اس کی تفصیل ملے گی تو میں یقینی طور پر آپ کے ساتھ وہ تفصیل شیئر کروں گا، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اور خاص طور پر ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کے حوالے سے، اس کے بعد یہ اجلاس بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس اجلاس کو لے کر جو لیگل فٹرنیٹی ہے اور جو حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ سمجھ رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مزید ہم خیال ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ جو کمیشن کا اجلاس تھا یہ 5-4 ووٹوں کے تناسب میں رہا، اور چیف جسٹس آف پاکستان یہاں پر 4 ججز کی جو تقرری ہے وہ کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ 4 ووٹ ان کے حق میں آئے جبکہ 5 ووٹ ان کے مخالفت میں آئے، اور سندھ سے جو 2 ممبرز تھے انہوں نے بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق جسٹس قاضی فائزی صاحب، جسٹس طارق مسعود اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ سندھ کے 2 ججز سے متعلق جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ نے نامزدگیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی نامزدگیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی نے 2 نامزدگیوں کی مخالفت کی اور 3 کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد یہ جو 4-5 سے یہ اجلاس ہوا، اور اس میں یہ جو نامزدگیاں تھیں ان کو مسترد کر دیا گیا، یعنی اب یہ 4 لوگ دوبارہ
जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती के लिए ज़ेर गौर नहीं आएंगे। अब जो अगला इजलास होगा वहाँ पर नई नामजदगियाँ की जाएंगी और देखा जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सईद चौधरी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे बड़े मोहसन हैं। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इस इजलास के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा। और सईद चौधरी साहब ने इस सूरत हाल पर एक ट्वीट भी किया है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस इजलास से वॉकआउट कर दिया था। इजलास को छोड़कर वो बाहर चले गए। उनका मतलब, इस बात का मतलब ये है कि उन्होंने ये जो एतराज़ात सामने आए इसके ऊपर जो है शदीद गुस्से का इजहार किया और उन्होंने इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से एक सख्त किस्म का ख़त भी सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जनाब जजेस की तकर्री से पहले उनकी तैनाती का तरीक़ा कार का तयन कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आएँ और जब वो आ जाए तो उसके बाद जब सीनियर जजेस आ जाए तो वहाँ पर हाई कोर्ट्स के अंदर वो जूनियर थे, सुप्रीम कोर्ट में आके वो अपने जो हाई कोर्ट के सीनियर जज थे उनसे सीनियर हो जाएंगे, जिससे मसाइल क्रिएट होते हैं। लिहाजा इस इजलास का भी जो फ़ैसला है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक़ में नहीं निकला। इसी के साथ साथ वो जो ख़बर जो इसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था, मरियम की छतरी और इमरान खान की एक वीडियो वायरल है बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया में। तो पहले बात करते हैं मरियम साहिबा की। मरियम साहिबा की वीडियो है, वायरल है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वीडियो उस वक्त की है जब वो पीडीएम के सरबरा इजलास में शिरकत के लिए आ रही थी। उनके हाथ में एक छतरी थी और जैसे ही छतरी उन्होंने पकड़ी हुई थी, यकीनी तौर पर वो छतरी पकड़ के आ रही हैं। जैसे ही वो कैमरे के सामने पहुंचती हैं, कैमरा जो है वो छतरी को, क्योंकि वो पकड़ी हुई है, बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में, जब वहाँ पे पहुँचते तो छतरी के ऊपर मारखोर की तस्वीर आती है सामने। अब आपको पता है मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ मारखोर एक अहम कौमी इदारे का यानी ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का जो लोगो है उसके अंदर भी शामिल है, मारखोर का उसके अंदर लगा हुआ है, उसको मारखोर भी कहते हैं। अब ये जब से वीडियो सामने आती है, ये वीडियो वायरल हो जाती है यकीनी तौर पर कि पीडीएम के सरबरा इजलास में आ रहे हैं और मारखोर वाली छतरी पकड़ के मरियम साहब आ रही हैं। फिर इसके ऊपर सोशल मीडिया पर तरह तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि जनाब ये छतरी कहाँ से आई, क्या मरियम साहबा इस इजलास में आने से पहले आप पारा से होके आई थी या आप पारा की किसी शख्सियत के साथ उनका रब्ता हुआ है जिसकी वजह से वो छतरी उनके पास रह गई। अब इसमें अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इसमें सदाकत है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे वो उतरी होंगी उनको किसी ने वो छतरी पकड़ा दी, वो छतरी लेके आ गई। अब ये नहीं पता कि वो जो उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है क्या वो वाक़तन कौमी इदारे का, हसास इदारे का लोगो है या नहीं है। अलबत्ता मारखोर की फ़ोटो तो कोई भी छतरी पे लगा सकता है, लेकिन चूँकि रिजेम्बलेंस मिल रही है लिहाजा ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी तरीके से इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले बुशरा बीबी के साथ शादी के बाद वो गए थे पाकपतन, और पाकपतन जब वो पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने दरबार पर हाज़िरी दी थी। दरबार पर हाज़िरी की जो वीडियो है वो आज एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर वायरल है। वो चौखट पर सजदा करते हैं, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ दोनों चौखट पर सजदा करते हैं, अंदर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फिर फ़र्श के ऊपर फूल बिखेरते हैं, पूरा फ़र्श फूलों से ढक देते हैं, फिर दोनों मियाँ बीवी यूँ साइड पे बैठ के पता नहीं क्या विर्द करते हैं या दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये वीडियो इस वक्त वायरल है। अब ये वीडियो वायरल होने की वजह इमरान खान साहब का एक बयान है जो उन्होंने दिया था कल जलसे के दौरान, जब जलसे से कह रहा हूँ कौम से खिताब के दौरान, और उनका ये कहना था कि जनाब जो इनहराफ है पॉलिटिकल पार्टी से ये शिर्क है। अब कई मरतबा वो ऐसी अजीबोगरीब बातें कह चुके हैं कि मेरा पैगाम है तबलीग करो, मुबल्लग बन जाओ, मैं मुबल्लग हूँ आपका, आप जाएं तबलीग करें। इस किस्म की बेशुमार बातें हैं जो इमरान खान साहब कर चुके हैं कई मरतबा, और कई मरतबा उनको काफ़ी लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से भी उनको ये कहा गया कि जनाब खुदा का वास्ता है मजहबी टच दें कासिम सूरी साहब के कहने पर, लेकिन इतना भी मजहबी टच ना दे दो कि आपकी पकड़ हो जाए। अब ये इनहराफ
پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور چیز ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہونا، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ کرنا تو یہ ہے اصل شرک۔ لیکن عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو اس وقت ان کے اس بیان کے ساتھ ریلیٹ کر کے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ ویسے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کو عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ حساس معاملات ہیں، یہ بال برابر فرق ہوتا ہے، ذرا سا اوپر نیچے ہوئے نہیں تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مذہبی ٹچ دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ ایسی غلطی کر جائیں جس سے پھر بچت کے امکانات کم ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی بھی اس صورتحال سے وہ گریز کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔